ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा, CH3 होल ट्वाइस N2, इसको हीट किया था तो किस में टूट गया था ये, N2 प्लस C2H6 है ना, सभी आपको गिवन थे, सब गैस हैं, गैसियस फॉर्म में ही है, तो इसका मतलब हम रिलेशन को यूज कर सकते हैं ना। और इसका कितना गिवन था आपको रेट डिसअपियरेंस का, इसका CH3N2 का 56 ग्राम पर लीटर, ये नहीं गिवन था, N2 का फॉर्मेशन था, अच्छा इसका फॉर्मेशन गिवन था आपको है ना, 56 ग्राम पर लीटर पर सेकंड है ना। तो बताओ कैसे करेंगे फिर हम। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कभी भी ग्राम्स में कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जाहिर सी बात इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, कितना मोलर मास आएगा, 28 आएगा ना, एक का 14 तो दो का 28 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना ही चेंज हो रहा है। अब क्या दिख रहा है, इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि ये जितना रेट ये है उसी हिसाब से ये भी रहा होगा, सेम कोफिशिएंट तो सेम ही है ना हमारा, सेम उसी हिसाब से ये भी रहा होगा। पूछा क्या गया आपसे, C2H6 का आपसे पूछा गया है ना, तो आप देख लो, अगर ये 2 मोल्स बनता है तो ये भी कितना बन रहा होगा, 2 मोल ही बन रहा होता, इसका 2 मोल और उसका 2 मोल फर्क है ना, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इसका 2 मोल कितना क्वांटिटी बनेगा, जाके इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मोलर मास कितना है C2H6 का 30, कार्बन का 12, तो 2 कार्बन 24, 24 और 6 हाइड्रोजन मिला के हो गया 30, तो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिखने में भले ही लग रहा है कि सेम सेम कोफिशिएंट, बट क्वांटिटी अलग अलग बन रही है, बट हाँ मोल्स सेम रहेंगे आपके। ठीक है, डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जरा, हाँ मोटिवेशन, चलो ले लो भैया, आज का मोटिवेशन है ना। If you wish to succeed, focus on yourself, not on others। ठीक है, अब अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं तो सिंपल सा मंत्र है, कुछ और नया नहीं है, अपने ऊपर फोकस करिए, बाकी लोगों पे फोकस ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन क्या बोल रहा है, हमारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या मैटर हो चीज़ें करती हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए। ठीक है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है अपने आप को, अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, मैंने आपको स्टेट्स बताए थे काफ़ी सारे, फिजिकल इमोशनल बहुत सारी बताई थी मैंने आपको स्टेट्स। ठीक है, तो आपको अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में इनपुट करके डालना है, सो दैट वो ग्रो होके अच्छा बेहतर एक रिजल्ट दे पाए जाके, है ना। मैंने आपको बताया था आपका ब्रेन कैसा होता है, एक गार्डन की तरह होता है, माइंड आपका एक गार्डन की तरह है। जितने अच्छे सीड्स इसमें आप डालेंगे उतने बढ़िया ट्रीज निकलेंगे, जितने खराब सीड्स डालेंगे उतने खराब आउटकम्स निकलेंगे। आपको पता है नेगेटिव का मतलब इसकी चुगली करना, उसके बारे में बुराई करना, ये ऐसा है वो वैसा है ना। भले ही आप किसी दूसरे के बारे में ही क्यों ना कह रहे हैं, पर वो थॉट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो जा ही रहा है ना। वो थॉट आज जाके यहाँ बैठ गया है, वो आपको नहीं पता कल निकल कितना बड़ा ट्री बन के तैयार हो जाए। ठीक है, छोटा सा डाउट आपके मन में आया, पता नहीं सर मुझसे कंपटीशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, छोटा सा डाउट यहाँ बिठा दिया, जब एग्जाम में पहुंचे तो वही डाउट बन के कब इतना बड़ा ट्री बन के निकला आपको पता ही नहीं चला, हो ही नहीं पाएगा। वो जब डाउट आगे बढ़ता है तो उससे क्रिएट होती है आपकी एंग्जाइटी क्रिएट होती है, मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म भी बताया था आपको, है ना। एंग्जाइटी क्रिएट होती है और वो आपको रोक देती है, काम नहीं करने देती है। ठीक है, इसीलिए अच्छे सीट्स यहाँ पे दिमाग में डालिए, बेटर बेटर रिजल्ट्स देखिए, आप मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में लगेगा सर बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन जब अच्छे इनपुट्स आप दिमाग में डालेंगे तो हमेशा जब महीना 2 महीने जब होगा ना जाके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट जब निकल के आएंगे तब आपको पता चलेगा नहीं सर ये चीज़ आपने जो बोला था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अभी शायद ये बातें बहुत दिखने में अरे सर क्या है ये, हर कहीं लिखी मिल जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, पर ऐसा नहीं है। जब इस पर आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, सो फोकस ऑन योर सेल्फ नॉट ऑन अदर्स। अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप के लिए बढ़िया सोच पाएंगे, अच्छा इंप्रूव करिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, नेगेटिविटी बिल्कुल मत सोचें, कितना भी मन खराब क्यों ना हो जाए, कितना भी सेल्फ डाउट क्यों ना आए, कभी भी नेगेटिव कोई थॉट अपने माइंड में नहीं डालना है।
ठीक है, ऑलवेज पुट द पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, जिससे हमेशा आपके अच्छे ट्रीज ही ग्रो करेंगे जाके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना बंद कर दो और थॉट बढ़िया डाल दो, नहीं नहीं मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस सर ने बोला था थॉट बढ़िया डाल दें, हम पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी चीजें ना करें। ठीक है, रियलिस्टिक चीजों पे काम करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3a गिव्स आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3a गिव्स आउट 4b प्लस 2c, सभी बेटा गैसेज हैं, यहाँ पे सभी गैसेज हैं। आपसे कहा गया है रिएक्शन इज कैरीड आउट, reaction is carried out in a closed vessel, reaction is carried out in a closed vessel of capacity 10 liter, of capacity 10 liter, full stop. Number of moles of B, number of moles of B increases by, number of moles of B increases by 8 into 10 to the power minus 3, 8 into 10 to the power minus 3 moles in 10 seconds, in 10 seconds, full stop. Find find first part, find first part, rate of formation of C, rate of formation of C. Second part, rate of disappearance of A, rate of disappearance of A. And third part, rate of reaction, rate of reaction. ठीक है, फुल स्टॉप। करिए जरा ट्राई, ध्यान से समझें और क्या कहा गया क्वेश्चन में आपसे वो भी समझेंगे आप। करिए जल्दी से। शीरा, आप बेटा गैप क्यों करते हो उतना ज्यादा, बाकी लोग करते रहे। अच्छा, श्रेया आप क्यों गैप कर देते हो, कब गैप किया है ना? ठीक है, आपको यही नहीं पता कब गैप किया। नंदिनी आपकी दोस्त कहाँ है, क्यों? अच्छा,
शान हुआ बेटा? जिशान हुआ? विष्णु बोलो। नहीं हो पाया? साकिब देखो जरा क्वेश्चन रीड करो पहले। कोई रीड करके बताएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को अपन? उज्जवल बताओ जरा क्वेश्चन क्या है? 3A गिव्स आउट 4B प्लस 2C। रिएक्शन किस में करवाया जा रहा है? एक क्लोज्ड वेसल में करवाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा आपको? 10 लीटर दे रखा। और क्या कहा जा रहा है आपसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के जो है वो 8 इंटू 10⁻³ मोल इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कितनी देर में? 10 सेकेंड में। मतलब चेंज यानी dB बाई dt ये दे रखा आपको। कितना दे रखा है? 8 इंटू 10⁻³ पर ध्यान ध्यान दो जरा, हम जब ये dt पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? 1 सेकंड के लिए तो पढ़ते हैं। ये कितने के लिए दे रखा है? 10 के लिए। तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा होगा? डिवाइडेड बाई 10। यस और नो? पर हम एक चीज और पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन कैसे लिखी जाती है? मोल पर लीटर लिखी जाती है। ये कितना सब कितने में है? ये 10 लीटर के अंदर के कंसंट्रेशन दे रखी है ना आपको। 10 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं? आपको कितने निकालना है? 1 में निकालना है। तो क्या करूं मैं? 10 से सर और डिवाइड कर दूं। कितना आएगा जाके? ये बनेगा जाके dB बाई dt 8 इंटू 10⁻³ ये 10 से डिवाइड का मतलब पहले ये डिवाइड ये मत करना सर, फर्स्ट सेकंड वो वाला मत करना। सिंपली मतलब ये पहले 10 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 10 से और डिवाइड होगा। ये 10 क्या है? ये 10 सेकंड वाला है ये, और ये 10 कितना है? वॉल्यूम वाला। तो कितना है हमारे पास? 8 इंटू 10⁻⁻5 आया। -3 था, 2 और चला, कितना हो गया? -5। तो आपको dB बाई dt की वैल्यू पता चल गई है ना? जरा एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल के बताओ जरा, एक्सप्रेशन क्या लिखते थे अपन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो जरा, रिएक्टेंट -1/3 dA बाई dt, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4 dB बाई dt और विल बी इक्वल टू 1/2 dC बाई dt। पूछा क्या गया है आपसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, यानी C कितना बन रहा है, यानी C का मतलब dC बाई dt पूछा गया है आपसे। यस और नो? क्या पता है मुझे? dB बाई dt मुझे पता है, तो ये चीज मुझे इतनी पता है, ये पूछा गया तो मैं किसको इक्वेट करवा दूं? इन दोनों को देखो उठा के इक्वेट करवा दूं और क्या बोल दूं यहाँ से? देखिए सर ये क्या बन रहा है? 1/4 dB बाई dt विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/2 dC बाई dt। ये इतना चीज मुझे फाइंड करनी, तो 2 को आगे भेज देंगे। क्या बन जाएगा? 2/4 और 2/4 मतलब 1/2 और dB बाई dt की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻5। तो बताइए कितना बनेगा जाके? सर 1 सीधा आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5। लिख दूं डायरेक्ट? तो यानी dC बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट बताओ जरा। मोल पर लीटर पर सेकंड की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए दूसरा वाला बताइए जल्दी, दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा जा रहा है, यानी आपको -dA बाई dt पूछा जा रहा है, 3 का नहीं पूछा जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? -dA बाई dt और किसके बराबर आएगा? देखो नीचे का 3 चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 3/4 इंटू dB बाई dt। यस और नो? तो सिंपली आ जाएगा 3/4 और dB बाई dt की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻5। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे? रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब सर या तो इतने पूरी वैल्यू बता दो, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, चाहे सर ये किसके बराबर है? इतने के बराबर देख लो, चाहे इतना। तो तीनों में से कोई भी चीज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? dB बाई dt कितना था? 8 इंटू 10⁻⁻5 था,
4 से डिवाइड होके कितना बनेगा, 2 × 10⁻⁻⁵। बोलो सर मुझे यहाँ से नहीं लिखना, मुझे यहाँ से लिखना है, आप बताओ। dA/dt कितना आया था, 6 × 10⁻⁵। पुट करके देखो, 6 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻, सेम ही आएगा। dC/dt में पूछा जाए तो क्या दिख रहा है, dC/dt 4 × 10⁻⁵ है, 2 से डिवाइड हो जाए कितना आएगा, 2 × 10⁻⁵। मतलब तीनों में से किसी के थ्रू भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर हमेशा कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका बेटा, 2 × 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन समझ आए कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, उसके बाद चीजें आप करना स्टार्ट करिए और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए जरा। एक और कर सकते हैं इसी टाइप का, दो, चलिए। मोल्स दे रखे ना दोस्त आपको पहले से ही, प्रेशर नहीं दे रखा। आपको प्रेशर दे रखा होता तो यहाँ पे हम प्रेशर पुट करवा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले ही कह दिए गए कि मोल्स हैं उसके, प्रेशर अगर कहा जाता तो हम ऊपर प्रेशर पुट करवा देते हैं। चले आगे। हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2A + 3B gives out 4C + 5D। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फाइंड द rate of disappearance of A, rate of appearance of C, rate of appearance of D, and fourth part rate of reaction। बहुत आसान सा सवाल है, इजीली कर सकते हैं आप लोग।
अरे इतना समय थोड़ी नहीं लगता है, छोटा सा सवाल था भाई, हल तुरंत हो जाता है। चलिए बताइए जरा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना आया? कितना? शिखा बताएं जरा, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? -1/2 dA/dt। मैं कंसंट्रेट ऐसे लिख के दे रहा हूँ ना, आप समझ जाइए। चलिए आगे बोलो। -1/3 dB/dt। नेक्स्ट 1/4 dC/dt विल बी इक्वल टू व्हाट? dd/dt। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? मतलब आपको dB/dt दे रखा है, यानी 4 × 10⁻⁻² दे रखा है आपको, है ना। पूछा क्या गया है आपसे? डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी -dA/dt की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 को उधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा? 2/3 इंटू dB/dt। dB/dt कितना है? 4 × 10⁻²। कर सकते हैं 4 to the 8/3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अपीयरेंस ऑफ सी के बारे में बताएं। सी, ये चीज पूछी जा रही है आपसे, तो 4 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 4/3। तो सिंपली लिख सकते हैं 4/3 इंटू 4 × 10⁻²। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ डी बताएं। ये है ना dd/dt, तो 5 जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5/3 बन जाएगा। इट विल बी 5/3 इंटू 4 × 10⁻²। सभी को क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ भी फाइंड आउट कर लो, चाहिए पूरा टर्म निकालो, चाहिए पूरा टर्म, चाहिए कोई सा भी निकालिए, सब में सेम आएगा। बताइए क्या आना चाहिए? ये कर लो आप 4/3 कितना आ जाएगा? ये dB/dt 4 है तो 4 पुट करवा दो, बाकी नीचे 3 है तो 4/3 इंटू 10⁻²। ठीक है, हो गया? किसी को डाउट है यहाँ तक? इजी इजी सी चीज थी। फिर से बता, कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा? ऊपर ये लिखने में प्रॉब्लम है ना? तो आप ये तो मैंने कल बताई थी ना मैंने आपको। विकास थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि बार बार अगर मैं इतनी चीजें पीछे के बार बार बताऊंगा ना सेम सेम चीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिलेबस फिर हमारा 1 साल का 3 साल में खत्म हो पाएगा जाके। ठीक है ना? ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, ये पिछले क्लास का पोर्शन था। ठीक है, आज भी मैंने बताया, अभी भी मैंने वही चीज रिपीट कर दी है ना। अब आप ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो ये चीज बाकी लोगों के साथ जस्टिस नहीं रहेगा। ठीक है ना? देख लो रिएक्टेंट में एक जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान से अगली बार पढ़ के आएंगे आप। रिएक्टेंट जब रहता है तो उसके आगे माइनस लगाया दिया जाता है, कोफिशिएंट जो रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो वहां पे कोफिशिएंट कितना था? 2 था, तो 2 देखो डिवाइड में आ गया। रिएक्टेंट था ए, तो देखो माइनस आ गया। इधर देखो बी दिख रहा है, बी के आगे कितना है? 3 है, तो 3 नीचे आ गया है और साइन माइनस का आ गया है। ऐसे ही देखो सी दिख रहा है 4 है, कहाँ गया? देखो 1/4 प्रोडक्ट था तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम इसके साथ ये भी चीज भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, डी के साथ 1/5 TD/dt। ठीक है, चलिए पढ़ के आया करो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से बेटा ऐसे फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, है ना। देखो कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर मैंने एक साथ क्यों लिखा, अलग अलग क्यों नहीं लिखा? सिंपल आंसर है कि सर जब सॉल्यूशन फेज में रहेगा तो कंसंट्रेशन निकाल लिया जाएगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा तो प्रेशर निकाल देंगे ना, बट चीज एक ही है तो सेम सेम चीज। दूसरा फैक्टर रहेगा, हम पढ़ेंगे इसमें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर मैं टेम्परेचर बदलता हूँ तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन स्टडी करेंगे। थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का नाम सुना आपने? क्या होता है बेटा कैटालिस्ट? रिएक्शन के रेट को बढ़ाया घटा सकता है ना। बाकी चीज हम आगे देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर आएगा वहां पे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाता है, कैसे रेट को बढ़ाता है, कैसे खत्म करता है, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स रहते हैं। एक आपका इलेक्ट मॉडल रहता है इंड्यूस की वाला, फिर मॉडल रहता है ना, पढ़ा आप लोगों ने? एनर्जी को कम ज्यादा कर देता है, एक वो वाला मॉडल है, नहीं पढ़ा अभी आप लोगों ने? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है ना कैटालिसिस के बारे में। चैप्टर हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटालिसिस होती है,
क्या मैकेनिज्म होता, पढ़ा है आपने? नहीं, पर कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आगे। नॉर्मल हल्का हल्का पढ़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, बट पता होना चाहिए कैटलिस्ट, हल्का हल्का आइडिया है ना। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, बट हम जनरली एक जो टर्म यूज करते हैं कैटलिस्ट, वो इसके लिए यूज करते हैं कि जो चीज रिएक्शन रेट को बढ़ा दे, जो रेट को घटा देती है उसे क्या कहते हैं बेटा ईशान? जो रिएक्शन के रेट को घटा देती है उसे क्या कहा जाता है? इनहिबिटर या पॉइजन नाम सुना होगा आपने, है ना। चलिए देखेंगे आगे चल के, नहीं वो अभी यहाँ का पार्ट नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड है सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करते हैं। मेनली जो हम पढ़ेंगे वो पहला वाला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनसे ही सवाल ज्यादातर बनते हैं, और बाकी तो इनमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो इनको कुछ ज्यादा अच्छे इतना नहीं वैल्यू दिया जाता है। मेनली कंसंट्रेशन वाला और ये टेम्परेचर वाला, दो चीजें हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, फिर पहली हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। पहला स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ, तो घबराना नहीं, ठीक है। इसी में ऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना, सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। उसके बाद में फिर अपन आएंगे टेम्परेचर पे, तो जहाँ पे पढ़ा जाता है आपका अरेनियस वाला, आपने नाम सुना है? एक अरेनियस थ्योरी के बारे में, K इक्वल टू AE की पावर माइनस टेम्परेचर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, केमिकल बॉन्डिंग चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेंगे अपन, डोंट वरी, ठीक है। हाँ आएंगे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो दिल थाम के बैठे, ठीक है। चलिए, हो गया नोट, चारों फैक्टर हो गया। चलिए पहली हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, है ना, कि कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बदलते हैं तो क्या फर्क आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये कोई इक्वेशन ले लेते हैं अपन, कंसीडर अ रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन में मान लिया कुछ भी है, लेट्स से स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट समथिंग, कोई प्रोडक्ट बनाता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो रेट होना चाहिए बेटा, है ना, जो रेट जो होता है रिएक्शन का, अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो क्या लगता है आप लोगों को, रेट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? जाहिर सी बात सर, बढ़ना तो चाहिए, बट कितना बढ़ेगा वो हमें आइडिया नहीं है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी कंसंट्रेशन की, एक ही कंसंट्रेशन के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी की कंसंट्रेशन के, करेक्ट। दोनों को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि सर जो रेट है हमारा वो ए और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बट सर इन ए और बी का भी तो कुछ रोल रहना चाहिए, तो क्या कोफिशिएंट को यहाँ पे पावर लगा दिया जाए क्या, है ना। ऐसा हमें फीलिंग आता है कि सर यहाँ पे ए और बी हम ऊपर लगा दें कोफिशिएंट, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, पी और क्यू लगाते हैं। अब ये पी और क्यू क्या है, नई से नई टर्म आ गई, है ना। ये पी और क्यू जो होते हैं बेटा, ये उधर से ही लिखता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। पी और क्यू जो होते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। मन में अचानक से सवाल जाग जाता है बच्चों के, सर ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कई बच्चे होते हैं, ठीक है। ए और बी को हमने क्यों यूज नहीं किया, क्या ए और बी इसके बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि सर इसके बराबर आ ही जाए। लकली अगर निकल आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर पी और क्यू जो है ना वो ए और बी के बराबर होगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पी और क्यू क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज है। तो क्या हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्या? जी नहीं, हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा दे दिया जाएगा जिसकी हेल्प से मैं ये चीज गैस कर पाऊंगा कि इसका पी और क्यू की वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। तो वही हमारा चैप्टर पूरा इंक्लाइंड रहेगा कि पी और क्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जाके, ठीक है। पी क्या होता है, पी को अपन बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर ऑफ ए, क्यू को कहा जाता है पार्शियल ऑर्डर ऑफ बी, और अगर सर हम इन पी और क्यू को अगर ऐड कर दें तब क्या होता है, तो पी और क्यू को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसे कहा जाता है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो क्या लग रहा है आपको, सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा रेट बराबर के ए की पावर पी, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या रेट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो के कोई कांस्टेंट है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, रिएक्टेंट है। क्या इसमें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? जी नहीं, इसमें प्रोडक्ट नहीं आ रहे, इसमें कौन कौन आ रहा है, केवल और केवल रिएक्टेंट्स आ रहे हैं सारे। अगर मान लीजिए चल के एक और रिएक्टेंट अगर होता, लेट्स से सी एक और रिएक्टेंट अगर होता, तो मैं क्या करता यहाँ पे, कुछ और नहीं, साथ में सी लगा देता, पी क्यू के बाद पावर आर और लगा देता इसके ऊपर। बात समझ आ रही कुछ? इज इट क्लियर? ठीक है। रेट क्या है, वही माइनस पढ़ा है हमने, डी ए बाई डी टी वाला हम पढ़ते हैं ना चीजें, है ना, इन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कुछ और नहीं, ये दूसरा तरीका है रेट को लिखने का। क्या कि सर अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन लिखना, सपोज दैट मेरे पास है अगर लेट्स से बी प्लस सी गिव्स आउट समथिंग समथिंग, कोई प्रोडक्ट पी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बहुत आसान है सर, रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या करें, मैं कोई कांस्टेंट के लगा दो, रिएक्टेंट कौन दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, तो बी लगा दिया, इसके ऊपर पावर कुछ पी होगी, सी लगा दिया, इसके ऊपर पावर कुछ क्या रहेगी, क्यू रहेगी। तो देखो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब वो अलग बात है कि पी और क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे चल के आगे, बट हमें ये तो पता चल गया कि सर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, ये जो रेट का एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा, ये ऑर्डर क्या होता है सर, ये ऑर्डर के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, है ना। अभी ऑर्डर के बारे में बताता हूँ। ऑर्डर बेसिकली कुछ और नहीं, ये सेंसिटिविटी के बारे में बताता है। सेंसिटिविटी से मतलब कि जैसे किसी भी इंसान को थोड़ा सा भी अगर आप पिंग कर दो, थोड़ा सा भी छेड़ दो, तो कितना ज्यादा भड़क उठता है। मतलब सर यहाँ पे क्या उसका मतलब हुआ, मतलब उसका बहुत आसान है कि किसी भी रिएक्शन में अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत भी अगर चेंज करता हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर चेंज करता हूँ, तो हमारे रेट पे कितना ज्यादा, कितना गुना चेंज आता है, वही हमारा कौन बताता है, ये ऑर्डर बताता है। यानी ऑर्डर कुछ और नहीं, ऑर्डर हमें बताता है सेंसिटिविटी, स्पेलिंग ठीक है सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि रिएक्शन थोड़ा सा भी अगर एक मोल कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या आधा मोल कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बढ़ा दी, तो रेट पे कितना गुना इफेक्ट आएगा, उसके बारे में कौन बताता है मुझे, ऑर्डर बताता है ना। बाकी को थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या क्या लॉज होते हैं इसके, वो भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? आपको आइडिया लग गया? आइडिया क्या है, तो पहले इसको जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दो फटाफट, ये सारी चीजें नोट करना। हाँ, कुछ भी हम चेंज, किसी का भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों का बढ़ाएं, हम किसी एक का भी चेंज कर सकते हैं, किसी दोनों का भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई रेशियो कंपल्सरी, हमें वही देखना है कि थोड़ा सा भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज करता हूँ तो बढ़ाने या घटाने पे हमारा जो रिएक्शन का जो रेट है वो कितना गुना बढ़ता है, कितना गुना कम होता है, वो चीज़ हमें पता चल जाती है। ठीक है महक, मन नहीं लग रहा पढ़ने में? हो गया? जल्दी कर, वही बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ट्वेल्थ वाले थे सर? बिल्कुल हो गया क्लियर, सब चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। आप जनरली जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं ना, मैं आपको सेकंड ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा, आपको nth ऑर्डर भी पढ़ा दूंगा कि आप कोई सा भी किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन दे दिया जाए आप यूं कर लेंगे तुरंत ही, आपको पता ही नहीं पड़ेगा सर ये मैं किस ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑर्डर की काइनेटिक्स क्यों ना, आप आसानी से सवाल कर पाएंगे सब कुछ। ठीक है, बट मेन फोकस किस पे रहेगा, जीरो पे और थोड़ा फर्स्ट पे, क्योंकि यही सिलेबस में होता है। बट हाँ, IIT JEE एडवांस जो रहती है, मतलब मेंस तक तो इतना सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर एडवांस में सवाल पूछ ले जाते हैं तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है,
तो वो हो जाएंगी सारी चीजें, डोंट वरी। हो गया, चलिए लिखेंगे, हेडिंग डालिए। अब इसकी जो मैं थ्योरी वाइज लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि चीजें आप भूलें ना। हेडिंग डालिए, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है ना, रेट लॉ। लिखिए जरा, इट इज द एक्सप्रेशन, इट इज द एक्सप्रेशन which relates, it is the expression which relates rate of reaction, it is the expression which relates rate of reaction and concentration of reactants। फिर से बोल देता हूं, rate law is the expression which relates rate of reaction and concentration of reactants, full stop। P क्या है, तो लिख ही लिया होगा आपने, P इक्वल टू है पार्शियल ऑर्डर ऑफ A। Q के बारे में भी लिख लिया आपने, पार्शियल ऑर्डर ऑफ B। एक और टर्म होता है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम M से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट इट्स कोई कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब P प्लस Q का अगर मैं जोड़ दूं तो क्या निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ। सपोज दैट दो की जगह मेरे पास 3 रिएक्टेंट अगर होते तब क्या बोलता मैं, A B और C अगर होता तो पावर आती P Q और R, तब उस केस में ऑर्डर क्या बनना चाहिए था, P प्लस Q प्लस R। बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी पावर्स हैं उन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल वैल्यू जो आती है वही हमारी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हेडिंग डालिए, एक मिनट, ये के बारे में भी लिख लो, के क्या होता है, तो के बारे में एरो बना के लिख लीजिए। इसे क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। फिर से बोल देता हूं, के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालिए, ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में क्या है, तो लिखिए जरा, ऑर्डर क्या बताता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is the sum of it is the sum of exponents it is the sum of exponents of all concentration terms, it is the sum of exponents of all concentration terms appearing in rate law, appearing in rate law, full stop। It can be fractional, it can be fractional। फिर से बोल देता हूं श्रेया, it is the sum of exponents of all the concentration terms appearing in rate law, full stop। It can be fractional, comma integer, comma positive और नेगेटिव और जीरो, और जीरो। मतलब ये ऑर्डर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल में भी जा सकता है, कोई भी इंटीजर में जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव रहे चाहे जीरो ही क्यों ना रहे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ऑर्डर कहीं पे अगर आपको 1.33 लिखा मिल जाए तो ये मत बोलना सर अरे ये कैसे सर ये ऑर्डर हो सकता है बिल्कुल, है ना। चलिए लिखिए जरा, एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिखेंगे ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स द, order reflects the sensitivity of rate, order reflects the sensitivity of rate with respect to variation in, with respect to variation in concentration of reactants, with respect to variation in concentration of
रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या बताता है बेटा, सेंसिटिविटी के बारे में बताता है कि हमारा रेट कितना चेंज हो जाएगा अगर मैं किसी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं, है ना। तो सपोज दैट, है ना, मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेट कोई कांस्टेंट के रहेगा, कोई भी रिएक्टेंट मान के चलिए जैसे ए है ना, जैसे सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन ए से गए अपन पी तक गए, है ना, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और उसके ऊपर पावर क्या होती है, कोई भी पी या क्यू। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि सपोज दैट ये ना, ये आपका लेट्स से थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर का मतलब कि सर पावर कितनी आनी चाहिए इसके ऊपर, 3 आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ए की मान लीजिए कुछ पहले थी ए, मैंने इसको जस्ट डबल कर दिया, तो डबल कर दिया मतलब कितना हो गया, अभी ये 2A हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ बेटा रेट पे कितना फर्क आएगा। देखो यहाँ पे ए की जगह कितना पुट करवाएंगे हम, 2A, तो क्या बन जाएगा K इंटू 2A, और 2A के ऊपर क्या है देखो क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 बाहर आ जाएगा, बन जाएगा ये 8K ए की पावर 3। अभी K ए की पावर 3 क्या है, ये तो देखो पुराना रेट था, पुराना रेट क्या है K ए की पावर 3, आगे देखो 8 और आ गया, मतलब रेट कितने गुना बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन की कंसंट्रेशन को बेटा अगर हाफ कर दूं तब क्या होगा, अगर हाफ कर दूंगा तो यहाँ बन जाएगा 1/2, और 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, तो बाहर आ जाएगा 1/8। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि अगर सर कंसंट्रेशन ए को अगर मैं कर दूं A/2 अगर कर देता हूं तो रेट जो हमारा होता है वो कितना कम हो जाता है, 1/8 टाइम्स रेट कम हो गया है। क्या ये सभी को बात समझ आ रही है? अगर मैं कंसंट्रेशन 3 गुना कर दूं तो 27 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा, और 1/3 कर दूं तो 1/27 कम है। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा सर कि कंसंट्रेशन बदलने पर रेट हमारा कितने गुना बदल रहा है। ये कहां से पता चल रहा है, ये पता चल रहा है मुझे इस ऑर्डर से पता चल रहा है कि मतलब रिएक्शन अच्छा डबल करने पर 8 गुना बढ़ रहा है, मतलब पावर कितने में डिपेंड कर रही है, 3 गुने में डिपेंड कर रही है, मतलब रिएक्शन कैसा हमारा ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर है? सपोज दैट इसी रिएक्शन को अगर मैं पावर 2 कर देता तो क्या बनता तो रेट देखो एक ही जगह बनता 2A, पावर थी यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे रेट कितना हो जाना चाहिए था 4 टाइम्स, यहाँ पे A/2 होता तो सिंपली था 1/4, रेट अगर 3 गुना अगर कर देता तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ता। बात समझ आ गई? इसी तरीके से 1/9 भी कर सकते हैं, इजी है ये चीज। ठीक है, तो फटाफट एग्जाम्पल नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद। अब बच्चे देखो क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं ना, वो मैं पॉइंट्स आपको पहले लिखवा के क्लियर करवा दूंगा, नहीं तो आप वो दिमाग लगाएंगे जाके एग्जाम के अंदर और फिर वहां पे क्वेश्चन गलत करके आए। ठीक है, तो हम अपन वहीं ये पॉइंट यहीं डिस्कस कर लेंगे पहले। ठीक है, ताकि वहां जाके ये समस्याएं ना क्रिएट करें आप। एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितने नंबर खाता है, कितना, -1, है ना। ये गलत फहमी है आप लोगों की बेटा, ये गलत फहमी है। एक क्वेश्चन 4 नंबर लेके आता है, एक गलत क्वेश्चन जब जाता है ना तो 5 नंबर लेके जाता है, 4 सही वाले और एक जो सही किया वो नेगेटिव, 5 नंबर लेके जाता है। आप समझ के देखो, आपको लगता है सर -1 ही तो है, कर दीजिए, पर ऐसा नहीं, एक गलत क्वेश्चन मतलब 5 नंबर खत्म। ठीक है, हाँ, चले आगे। क्या धमकी दे रहे हैं, मिलो बाहर। हो गया, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, नहीं तो ये मिस्टेक आप कर देंगे। तो लिखिए कि आपका पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डर कैन नॉट बी, ऑर्डर, जनरल पॉइंट है, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाई, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाई seeing, SEEING, order cannot be predicted by seeing, SEEING, seeing stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction, comma
order is always experimentally measured. Order is always experimentally measured. Full stop. नेक्स्ट लाइन से दैट इज आई ई बना के लिख लो, दैट इज P कॉमा Q need not to be P comma Q need not to be equal to the stoichiometric coefficients A comma B. ठीक है, चलिए देखते हैं जरा, ध्यान से देखो जरा क्या पॉइंट कहा गया आपसे कि ऑर्डर को कभी भी आप ऐसा नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री देख लियो हम चिल्लाना शुरू कर दिए सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का है। जैसे एग्जांपल देख लो आप, है ना, एग्जांपल क्या दिख रहा है, H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाता है, 2HCl बनाता है। कुछ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रहा होगा कुछ के, तो मैं इसका एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, तो एक्सप्रेशन क्या बना, रेट बराबर के, अब क्या लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2 और इनटू Cl2, प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई हमेशा आता है ना। तो देखने से मुझे क्या लग रहा है कि रिएक्शन कितने लोगों पर डिपेंड कर रहा है, 2 लोगों पर। सर जाहिर सी बात है एक 1 होना चाहिए, यहाँ पे देखो 1 है सर, मिनिमम 1 पे डिपेंड तो होना ही चाहिए, तो सर पावर 1 है तो जाहिर सी बात है सर ऑर्डर इसका कितना आना चाहिए, 1 + 1 = 2 आना चाहिए, है ना। पर देख के ये चीज आप नहीं बता सकते, ये बिल्कुल गलत चीज है। ठीक है, तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो ये निकल गया रेट बराबर के H2 Cl2 और पावर आई नहीं बचा, है ना, 0 0 आ गया। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज निकल के आई, है ना, तो एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर कितना आया, 0 ऑर्डर। बात समझ आई। तो ये नहीं आप बोल सकते सर अच्छा ये 1 है तो क्या ये 1 होगा, जी नहीं, स्टोइकियोमेट्री देख के बिल्कुल नहीं बता सकते। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि कभी कभी एक्सपेरिमेंटली भी इसके बराबर वैल्यू निकल के आ जाए, तो उससे अजम्पशन कुछ नहीं लगाएंगे ना हम लोगों के दिमाग में। क्या होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे अक्सर ये करते हैं, सिमिलरिटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, पता नहीं मतलब ये सबके अंदर ये चीज रहती है, कोई भी चीज है ना तो तुरंत सिमिलरिटी या वो देखना शुरू कर देंगे, अच्छे ये वाला टॉपिक इस बुक में तो देखो ऐसे लिखा था, इस बुक में ऐसे लिखा है, ये बुक बेकार है, ये बुक अच्छी है, कंक्लूजन निकल जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये वाली बाइक इस कलर की है, इसमें ये फीचर्स, ये वाली देखो उसके बराबर है, ये वाली ज्यादा बढ़िया है, ये बेकार है, ऑटोमेटिकली हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम ये नहीं देखते ना कि दोनों का पर्पस एकदम अलग अलग था, किस पर्पज से किसने क्या बनाया, क्या मैन्युफैक्चर किया, वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो प्लीज सिमिलरिटी निकालना बंद करें। यहाँ पे देखिए सर कोफिशिएंट 1 1, अच्छा इसका मतलब सर हम 1 1 है जोड़ लिया तो ठीक है, हाँ सर क्यों ना सर ऑर्डर 2 आ जाना चाहिए, ये बच्चों का थॉट प्रोसेस रहता है, गलत थॉट प्रोसेस है। सिमिलरिटीज निकालना बंद करिए, जो एग्जैक्ट चीजें एब्स्ट्रैक्ट है उन पे थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। कहाँ पे, चलो एक और देखते हैं ना। एक और एग्जांपल, जैसे सपोज दैट N2O5 है, इसको हीट वगैरह करेंगे, टूट जाए, कुछ रेट कांस्टेंट किया रहेगा, बनाएगा ये NO2 और O2 बना देगा। ठीक है, चलो बैलेंस करके देखें जरा इसको क्या आना चाहिए, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 लगा, 5 ऑक्सीजन करके देखो जरा बैलेंस कितना आना चाहिए, 2 4 5 to the 10 4 to the 8 और 2 हो गया बैलेंस। अब देखो ठीक है, चलो अब क्या दिख रहा है मुझे, सर कोफिशिएंट तो देखो 2 है, वहां तो सर 2 रिएक्टेंट थे, तो हो सकता है सर ना किसी पे डिपेंड किया हो, यहाँ तो सर एक ही रिएक्टेंट है, तो जाहिर सी बात डिपेंड करना चाहिए। तो हमें क्या, अच्छा सर वो 2 कोफिशिएंट है तो सर रेट इसका क्या आना चाहिए, के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और पावर कितनी लगा दें फटाफट, हम देखो कोफिशिएंट 2 था ना तो सर 2 लगा दें, सही है क्या ये। हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, हम देख के नहीं बता सकते। हाँ रियलिटी में जब इसका निकल के आया तो कितना आया, के N2O5, जब एक्सपेरिमेंट इसको करके चेक किया गया तो पावर इसकी देखो 1 निकल के आई, मतलब ये किस रिएक्शन का आई है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, क्या ऐसी सिमिलरिटी कहीं और भी लगा सकते हैं क्या, कि सर एक रिएक्टेंट है तो ऐसा होगा, लगा सकते हैं क्या ऐसा,
बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसा वही बता रहा हूँ। सिमिलरिटी आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जैसा लिखा है वैसा ही आप पढ़ेंगे, ऑर्डर को आप अपनी दिमाग लगा के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। जल्दी से एग्जांपल नोट कर लो, एक दो एग्जांपल और नोट करवा देता हूँ और बेटर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। क्या? हाँ नहीं, रिएक्शन लिखा है, आपको डेटा दे दिया जाए, कुछ अगर आपको हिंट दी गई है तब आप लगाएंगे दिमाग, अन्यथा हाँ। क्या बताए? हाँ उठा लीजिए। हो गया, जल्दी करो। चले आगे, उधर तो लिख लिया होगा, ये तो लिख लियो। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं ना, बढ़िया सा एग्जांपल है ना। अब देखना, HI है, इसको अगर हम हीट करें तो ये डिकम्पोजिशन होगा, इसका क्या बन जाएगा? H2 प्लस I2। बैलेंस कर लो तो देखो दो कुछ उसके जैसा नहीं दिख रहा है क्या? क्यों? टू एक रिएक्टेंट टू है, ऐसा उसके जैसा नहीं दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए। तो हम ऑटोमेटिकली assumption लगा लेते हैं, सर रेट बराबर क्या होना चाहिए? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI, कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, इसका मतलब पावर 2। बिल्कुल गलत है। तो सर अच्छा, इसका मतलब है पुराने वाले में देखो सर पावर 1 आई थी, तो क्या यहाँ पे भी पावर 1 आनी चाहिए? है ना, तुरंत बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, ओ ठीक है सर 2 था तो 1 तो आनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो आया बेटा ये रेट बराबर के HI की पावर 0। मतलब रिएक्शन कैसा है ये? 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, आ गई बात समझ में? है क्या कह रहे हो सूरज? पहले से मैच खा गया था? अब वही मैं बता रहा हूँ, देखो अब वहां से यहाँ मैचिंग करना शुरू कर दिए, वहां नहीं मिला तो वहां मैचिंग करना स्टार्ट कर दिए। मैंने वही बताया, सिमिलरिटी तो निकालोगे ही निकालो, आदत से बाज कैसे आओगे, है ना। कहता जा रहा हूँ कि नहीं मैचिंग नहीं करनी है, उसका इसमें नहीं जोड़ना है, इसका उसमें। फिर वो सब पहले ही पता चल गया था, ये सब उसके जैसा था। तो देखो, हाँ वो 0 था तो उसको उल्टा कर दिया तो 0 बन गया, है ना। आप खेलने खिलौना थोड़ी ना है बचपन से कि ये ऐसे कर दिया तो ऐसे घुमा दिया, सेम वही चीज, ऐसा नहीं होता भाई। पहले बता दे रहा हूँ वरना लुढ़क जाओगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बात समझ में? जल्दी से लिखिए। उसके बाद एक नोट बना के लिखेंगे, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही स्टार बना लो, कैडबरी की चॉकलेट थोड़ी नहीं है 5 स्टार बना रहे हो गया, चलें आगे। लिखिए नोट, इन जनरल, इन जनरल कॉमा डिकम्पोजिशन ऑफ, इन जनरल डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, in general decomposition of gas occurring on metal surface, occurring OCCURING, occurring on metal surface with high concentration of gas, with high concentration of gas is zero order reaction, is zero order reaction. Example, example decomposition of HI, example decomposition of HI। ठीक है, देखिए अब देखो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया देना शुरू कर दिया होगा हल्का हल्का। क्या कि सर अगर कोई गैसियस रिएक्शन का डिकम्पोजिशन है, किसी गैस रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर, है ना। तो देखो अगर इसका जो रिएक्शन होता है बेटा, ये होता है गोल्ड सरफेस के ऊपर होता है ना। तो जब हम किसी गैस का डिकम्पोजिशन करवाना स्टार्ट करते हैं, कब? जब हाई कंसंट्रेशन हो किसका?
हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए गैस का, तब वो रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर के होते हैं। अगेन क्या 100% सारे होते हैं क्या, जी नहीं, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, मतलब मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं किसके, गैसियस फॉर्म वालों का, किसी मेटल सरफेस के ऊपर रख के अगर उनका डिकम्पोजिशन अगर करवाया जाता है, जब हाई कंसंट्रेशन कैसी हो, गैस की, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस हो, तब जनरली रिएक्शन कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर। जैसे HI का अगर डिकम्पोजिशन करवाऊं तो ये गैस के फॉर्म में है, गोल्ड सरफेस पर रखा, उसको मैंने गर्म करके इसका डिकम्पोजिशन करवाया और इसकी कंसंट्रेशन ले ली, बहुत हाई कंसंट्रेशन ले ली मैंने, ठीक है, तब उस केस में रिएक्शन कैसा है, देखो जीरो ऑर्डर का है। पर क्या ये बात हमेशा ट्रू होगी क्या, जी नहीं, हमेशा ट्रू नहीं होगी। हमें एक आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि मोस्टली ऐसा होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नोट हो गया ना वो वाला, हाँ नोट का ऐसा मान लीजिए, जनरल पॉइंट कैसे भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, नोट आगे नोट का ही पार्ट है, एक नया एक और पॉइंट लिखेंगे। हाउएवर फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, however for an elementary reaction, comma, order of reaction is equal to the sum of stoichiometric coefficient is equal to the sum of stoichiometric coefficients, full stop, ठीक है। देखिए जरा ये पॉइंट क्या कहता है आपसे कि अगर कोई आपको एलिमेंट्री रिएक्शन मिल जाए, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कहीं गलती से मिल जाए, कि एलिमेंट्री रिएक्शन पहले तो ये बता दो होते क्या है, तो फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। ऐसे रिएक्शन जो बेटा सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, है ना, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बोलो सर क्या मल्टी स्टेप में भी रिएक्शन कंप्लीट हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। पहले रिएक्टर के कुछ इंटरमीडिएट बनाए, इंटरमीडिएट के बाद फिर कुछ और जाके प्रोडक्ट बनाए, तो कई स्टेप में भी रिएक्शन कंप्लीट हो सकते हैं। उन रिएक्शनों को मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। और जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपके पास है, कह दिया जाए सपोज दैट कि आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस 2B गिविंग फॉर्मेशन, लेट्स से कुछ प्रोडक्ट P बना रहा है, और कह दिया आपसे कि ये रिएक्शन कैसा बेटा, एलिमेंट्री है। अब उस केस में जो उसका ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर होता है आपका, जो स्टोइकियोमेट्री के कोफिशिएंट हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। तो A का कोफिशिएंट कितना है 1, B का कोफिशिएंट कितना है 2, टोटल बताओ कितना आ गया 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन आपसे कह दिया जाए तब आप कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, बट अगर एलिमेंट्री अगर आपसे नहीं कहा गया तब क्या ऐड करेंगे, नहीं, तब ये काम हम नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज सभी को, नोट करिए जल्दी से एग्जांपल। हो गया, डन, चलिए आगे लिखिए। सपोज दैट अगर मुझे ना, अगर यूनिट बेसिकली फाइंड आउट करनी के बारे में ना, तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अपन के बारे में, तो लिखेंगे के यानी कि रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो बताइए रेट कांस्टेंट क्या आया था, तो एक्सप्रेशन देखो जरा, था रेट बराबर के, कोई भी रिएक्टेंट है उसके क्या रखना और चाहिए मुझे, कंसंट्रेशन, है ना, और उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्डर ही तो होता है, यस और नो। मुझे फाइंड करना है के की यूनिट को फाइंड आउट करना, तो के क्या बन जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास रिएक्शन है एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, उसके केस में जो के की जो यूनिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए,
ऑर्डर कितना है 0, तो यहाँ पे कितना पुट करूँ मैं 0, 0 पुट करूंगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो के की यूनिट क्या आनी चाहिए, रेट के बराबर। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है मोल लीटर इनवर्स, नीचे क्या है टाइम, टाइम मतलब सेकंड इनवर्स। तो देखिए जब हमारा ऑर्डर 0 ऑर्डर का होता तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, करेक्ट। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा नहीं, अब मैंने ऑर्डर बढ़ा दिया और बोल दिया कि ये रिएक्शन किसने का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब अब ऑर्डर की जगह पावर कितनी रखूँ मैं, 1 रखूँ, 1 रखूंगा तो देखो कंसंट्रेशन नहीं आएगी। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर यहाँ रहने वाला है। रेट क्या है, रेट क्या है ऊपर, मोल लीटर इनवर्स ऊपर था, सेकंड इनवर्स था, ये चीज है ना। और नीचे भी देखो क्या आ चुका है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोल लीटर इनवर्स, ये चीज पूरी कट गई, देखो बचा क्या सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सेकंड इनवर्स। अगर सपोज दैट आपको मिनट में दे रखा है तो क्या आना चाहिए मिनट इनवर्स, घंटे में दे रखा है तो आर इनवर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ ये चीज बोल सकता हूँ, और टाइम का इनवर्स, जो भी टाइम दे रखा है उसका इनवर्स कर दो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी आपको, रिएक्शन कौन है फर्स्ट ऑर्डर का, क्लियर है। इन द सेम वे क्या आप मुझे सेकंड ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं क्या, सेकंड ऑर्डर के बारे में। तो जाहिर सी बात सर पावर 2 आ जाएगी तो डबल हो जाएगा, एक तो कट जाएगा, एक अभी बचा रह जाएगा मोल लीटर इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स का बन जाएगा लीटर, और सेकंड तो रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या बन चुका है, बन चुका है मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स, है ना। अब सेम चीज यहाँ भी लागू होती है कि सर अगर प्रेशर होता तो क्या करते, तो एटीएम पास्कल वगैरह हम यूज कर सकते थे ऊपर। सर अगर यहाँ पे टाइम मिनट में दे रखा होता तो अपन क्या करते, मिनट लगा दिए करते, डेज में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको बस यूनिट निकल के पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना जरा, मैं आपको पूरा कोई रिएक्शन एक दे दूं, बड़ा सा रिएक्शन दे दिया और कह दिया है कि के की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, लेट्स से 3 इंटू 10 टू द पावर लेट्स से 2 और सेकंड इनवर्स, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है ना। तो क्या आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ा क्या, नहीं, हमें पता चल गया, अच्छा के की जो यूनिट है ना, इसको देख के मुझे पता लग सकता है कि 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर। तो मैं हिंट लगना स्टार्ट हो गया। एक हिंट कहाँ मिली थी पहले, कि अगर सर कोई गैसियस रिएक्शन है, उसका मेटल सरफेस पे अगर डिकम्पोजिशन होता है, हाई कंसेंट्रेशन गैस की है, तो रिएक्शन कैसा होता है जनरली 0 ऑर्डर का होता है, तो 99.99% तक तो वो 0 का ही रहेगा। अगर कुछ अलग होगा तो आपको कह दिया जाएगा क्वेश्चन में कि नहीं ये ना फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है, नहीं कहा जा रहा जनरली, तो आप क्या मान के चलें उसको 0 मान के चलें। दूसरी चीज क्या थी कि अगर सर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री का मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में अगर कंप्लीट हो रहा है, तब उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम, कोफिशिएंट्स की पावर, कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, वही हमारा बन जाएगा ऑर्डर। और थर्ड तरीका क्या मुझे पता चल गया, सर रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ क्या कि इसका क्या ऑर्डर रहने वाला है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ऐसे थर्ड ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, बोलो जल्दी से क्या होगा, देखो यहीं से ध्यान। अब एक तो ये और बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये चीज, डन, कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। गया, सूरज समझ आ रहा है, मुरली
हो गया नोट? जल्दी करो। डन। हाथ तेज चलाओ, मेहंदी छुटाओ हाथों से, है ना, मेहंदी मत लगाया करें कृपया करके। हैं? आयुष मेहंदी लगा के, आयुष हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गए हैं आज क्लास के। जो बच्चे स्लो लिखते हैं वो क्लास के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाते हैं ना। बताया था ना आपको पिछले क्लास में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। ठीक है, आज किसको ये अवार्ड मिला है? आयुष को। कल देखते हैं ये अवार्ड किसको मिलता है ना। नंदिनी भी पीछे नहीं है अभी भी, है ना? नहीं, चलिए ठीक है, अवार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है नंदिनी की तरफ। ठीक है, चलिए आरडीएस ना बने बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए जरा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, लिखिए जरा। रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, rate constant of reaction does not depend on rate constant of reaction does not depend on concentration or partial pressure. Rate constant of reaction does not depend on concentration or partial pressure, full stop. It depends on it depends on temperature and it depends on temperature and presence of catalyst. It depends on temperature and presence of catalyst. ठीक है, तो ये बहुत आसान सा पॉइंट है। क्या कहा गया बेटा इसके अंदर? क्या कहा गया इसमें? हाँ, रेट कांस्टेंट है बेटा, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो सिंपल सा चीज है, बट आप ध्यान रखेंगे ये आपके थ्योरी के अंदर, ये एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है, तो प्लीज पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है ना, तो वो भी लिख लीजिए जल्दी से। छोटा सा पॉइंट है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, बट हाँ कर लिख लो एक बार, ताकि काम आ सकता है कभी भी। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट is the rate of reaction, is the rate of reaction when concentration of all, when concentration of all the reactants, when concentration of all the reactants involved in rate law, involved in rate law are set equal to, are set equal to, are set equal to unity, unity, are set equal to unity। ठीक है, सेट SET है ना कि ये, हाँ, तो ये जो K है बेटा, ये क्या है? कुछ और नहीं, रिएक्शन का रेट ही है, बट कब? जब सभी कंसंट्रेशन में कितना ले लूं? 1 1 ले लूं। जैसे ध्यान से देखो जरा, सपोज दैट रिएक्शन आपके पास A + B गिव्स आउट समथिंग, कुछ प्रोडक्ट P, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा? K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर क्या आएगी? कुछ P आएगी, और B के ऊपर पावर कितना आएगा? Q आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूं, A की कंसंट्रेशन को 1 ले लूं, B की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लूं, तो 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर 1 लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सब वैल्यू कितनी निकल के आएंगी? 1 1। यानी A की कंसंट्रेशन कितनी ले लूं बेटा मैं? 1 मोलर ले लूं। B की कंसंट्रेशन कितना ले लूं? 1 मोलर। जरा वैल्यू पुट करवा दूं, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा? K ही तो आ जाएगा। तो ये K क्या है? ये रिएक्शन का रेट ही है, बट कब है रेट? जब
सभी रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कितना लिया मैंने, यूनिटी यानी कि 1 ले लिया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे सवाल आपको इसमें नीट लेवल पे या जेईई मेंस लेवल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान जरूर दें इस चीज पे। तो स्टार बनाएं और एक नोट लिखें बढ़िया सा, है ना, 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो उसके ऊपर। एक सवाल है, कॉपी मत भरो भाई, लिखोगे काय पे। ठीक है, तो ये देखो आपका आएगा ही आएगा लगभग, मतलब इससे सवाल मतलब घुमा फिरा के मतलब एक न्यूमेरिकल आ जाता है इससे, है ना। जैसे देखिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी और गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, ये सिंपल सा कोई आपको रिएक्शन दे रखा है और इसका रिएक्ट कांस्टेंट दे रखा है आपको, कुछ के दे रखा है। ठीक है, आपसे कहा गया है इस वाले इन सब के बीच में एक रिलेशन निकाल के बताओ के के साथ क्या रिलेशन है। तो ये जो के है, ये के क्या है, ये रिएक्शन का कांस्टेंट है, रिएक्शन का, कंप्लीट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। चलिए करके देखें जरा, तो बहुत आसान सा चीज है, पर आप देखो डेरिवेशन आपको एक बार समझ आ जाएगा तो फिर चीजें बहुत आसान है, आपको बार बार डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। सी, मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना है रेट का, तो क्या आएगा बताइए, रेट लॉ के हिसाब से कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, क्या ए लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, बी के ऊपर पावर क्यू आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज सभी को। अच्छा, रेट के लिए हमने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी पहले, एक एक्सप्रेशन और भी पढ़ते थे क्या कि सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता था, -1/a dA by dt। ये dA by dt क्या था, आगे आते डोंट वरी। ठीक है, ये भी तो रेट ही तो है दोस्त, क्या इसको बराबर लिखा जा सकता है के ए की पावर p और b की पावर q लिखा जा सकता है, यस और नो। ये माइनस dA by dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ही तो है। तो हम जब इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन नहीं इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना जरा। ये रेट लॉ के हिसाब से मैंने क्या लिखा है, रेट अगर मुझे किसी चीज का लिखना है तो कैसे लिखते हैं, उसका रेट कांस्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं वो उनके ऊपर समथिंग समथिंग कुछ पावर। रेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/a dA by dt भी लिख सकता हूँ। अभी माइनस dA by dt क्या है, ये भी तो एक रेट ही है ना, किसका रेट है, ए का डिसअपीयरेंस का रेट है। तो जैसे मैंने रेट का एक्सप्रेशन इसके लिए लिखा, तो क्या इसके लिए नहीं लिख सकता क्या मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो क्या आना चाहिए, ये सिर्फ 1/a और माइनस dA by dt की जो वैल्यू है, ये रेट ही तो है, किसका रेट है, ये ए का रेट है। तो ए के रेट के लिए कांस्टेंट क्या आना चाहिए, रिएक्शन का के आना चाहिए या ए का के आना चाहिए, ए का के। तो मैं लिख दूं यहाँ पे के, आगे क्या आएगा बेटा, ए, और यहाँ पे बताओ आगे नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, वही सेम पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू, और ये किसके बराबर है, रिएक्शन का कांस्टेंट के है, ये ए की बात नहीं कर रहा हूँ। ए के ऊपर पावर कितनी हुई बेटा, पी, और बी के ऊपर पावर कितनी हुई, देखो क्यू हुई है जाके। क्लियर है ये चीज, फिर से बता देता हूँ, देखो जरा, ये चीज क्या है, ये रेट ही तो है बेटा। तो हम किसी चीज का जब रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखा जाता है, जिस चीज के लिए रेट लिख रहे हैं उसका कांस्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं वो, उनके ऊपर पावर पी और क्यू। सिमिलरली जब हम नीचे आए तो ऊपर तो मैंने ये किसके लिए लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा था, यस और नो। तो के किसका आना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन यानी के आना चाहिए। साकिब और मैक्स सोए ना बेटा, ठीक है, आलस आ रहा है, सपोर्ट पीछे ना लें, धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग बैठे, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। ठीक है, तो ये माइनस dA by dt क्या है, ये रेट ही तो है, किसका रेट है, ये ए का। किसी भी चीज का रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट के बराबर रेट कांस्टेंट किसका, जिसका रेट लिख रहे हैं उसका कांस्टेंट, यानी कि ए का कांस्टेंट लिखा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे ए और बी लिखा था वैसे ए और बी, पावर पी और क्यू। ठीक है ना, देखो क्या कटता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, सर यहाँ पे लिख सकते हैं हम के ए बाई ए विल बी इक्वल टू व्हाट, के आ चुका है, यस और नो। क्या इसी चीज को मैं बी के लिए भी लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रेट किसके बराबर हो जाएगा, -1/b इंटू डी बी बाई डी टी।
फिर से वही पुट कराएंगे तो के की जगह अब क्या आ जाएगा, ये 1/b इंटू के बी आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो, के बराबर ही तो होगा। देख लो, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह आ रहा हो तो देख लो, सिंपल सी चीज है। बी के लिए अगर लिखूं तो क्या आएगा, -1/b इंटू डी बी बाई डी टी, और ये बराबर हो जाएगा के ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, है ना। डी बी बाई डी टी क्या है, ये तो सर 1/b, ये क्या आ जाएगा के बी ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, कट जाएगा सारा कुछ। यहाँ क्या बचेगा, के बराबर बचेगा किसके बराबर, के बी अपॉन बी के बराबर बचती है। ये सेम ही चीज तो नजर आ रही, कुछ क्या लिख सकते हैं इसको मैं, के बी अपॉन बी। ऐसे ही रेट क्या मैं सी के लिए नहीं लिख सकता क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/c डी सी बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा के सी बाई सी, नेक्स्ट के डी बाई डी। आ गई बात समझ में। अब इसको बढ़िया से मैं लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, फ्लो में आ जाती हैं चीजें तो थोड़ा वैसी हो जाती है ना, हौच पौच टाइप से। तो इसको सिंपल सा मेरे पास एक रिलेशन आ गया, क्या सर, इसको मैं लिख सकता हूँ के ए बाई ए विल बी इक्वल टू व्हाट, के बी बाई बी विल बी इक्वल टू व्हाट, के सी बाई सी और विल बी इक्वल टू व्हाट, के डी बाई डी। और ये किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जिसके बारे में आपको चीजें पूछी जाए उसको निकाल लीजिए, के बी और के ए के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो इन दोनों को इक्वेट करवा दीजिएगा, किसी और के बीच में पूछा जाए तो वहां पे इक्वेशन इक्वेट करवा। क्लियर है ये चीज सभी को, नोट इट डाउन फास्ट। इससे सवाल देखो पूछा जाएगा, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। हाँ करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अगर जैसे सपोज दैट अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, लिखा है 3a प्लस 2b कुछ कांस्टेंट के गिविंग प्रोडक्ट p। आपसे पूछा है बताओ रिएक्शन का कांस्टेंट कितना है, तो क्या बोलेंगे सर, k। आपसे पूछा है a का कांस्टेंट कितना है, a, ये देखो, नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, a का कांस्टेंट कितना है, a इंटू के, तो a का कितना हो जाएगा 3 इंटू के हो जाएगा। आपसे पूछा बताओ b का कांस्टेंट कितना, तो क्या बोलेंगे सर 2 इंटू के, क्योंकि तभी तो दिख रहा है रिएक्शन जब हो रहा है तो के रिस्पेक्ट से हो रहा है, बट ए किस रिस्पेक्ट से खत्म हो रहा है, 3 के हिसाब से खत्म हो रहा है, बी किसके हिसाब से खत्म हो रहा है 2 के हिसाब से खत्म हो रहा है। यहाँ पे लिखा होता अगर लेट्स से 4p, तो पूछा है बताओ p का के क्या है 4k हो जाएगा। रिएक्शन का कितना है, आंसर है सिंपल के। क्लियर है, फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी, फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी सूरज, हाँ चले आगे, डन, जल्दी करो। ये चीज ध्यान रखना, काम आएगी चीजें, है ना। तो उसको ऐसे लिख सकते हो अगर आपको ना अगर दिक्कत आए, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या, ए उधर जाएगा क्या बन जाएगा ए इंटू के। आपसे पूछा है बताओ के बी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप बी इंटू के सी क्या है सी इंटू के डी क्या है डी इंटू के। ठीक है, यानी जिसके लिए पूछा जाए उसका कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, रिएक्शन के कांस्टेंट के साथ, और आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को, बहुत बढ़िया। अब हम इंडिविजुअल अंदर और बढ़ते चले जाएंगे, ये तो हमारा रेट लॉ हो गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे, हम जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ेंगे अपन, ग्राफ वगैरह भी रहेंगे तो तैयार रहना। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स, और सेकेंड ऑर्डर के बाद पढ़ेंगे हम nth ऑर्डर की काइनेटिक्स। कोई भी nth ऑर्डर की बने रहे, हम सब में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस एक सीखनी है, बाकी आप सब लगभग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में आके, ग्राफ वगैरह रहेंगे तो यहाँ से पोर्शन लंबा जाएगा तो बीच में कर देंगे, फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका। तो नेक्स्ट क्लास से टाइम हो गया क्या, टाइम भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, जीरो फर्स्ट सेकेंड nth, ये अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। बाकी का पीछे का ये पोर्शन सारा रिवाइज करके आइएगा, नहीं पढ़ के आओगे तो आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर मेरे से मत कहना कि सर हमें समझ नहीं आया, अभी आज के क्लास में डाउट हो तो पूछ लो जरा।
और आगे मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। अभी तक तो सिंपल सिंपल चीजें चलती नहीं, आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ के बारे में पढ़ के आना हल्का हल्का, कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है ना। इंटीग्रेशन कैसे होता है, लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, आता है इंटीग्रेशन? मैथ वाले बच्चों को आता होगा, आयो वाले बच्चों का डब्बा गुल नहीं आता है? हाँ तो बताओ जरा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, बताओ जरा। एक्स क्यूब बाई 3 कितना है? सही है ये? वेरी गुड, पक्का? चलो, है वो इंडेफिनिट में करेंगे सी और आ जाएगा, है ना। डेफिनिट में करेंगे तो वो सी नहीं आता है, ठीक है। मार्क्स कट जाते, सी के ऊपर भी मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे, है ना। चलो, एक बार मार्क्स कट जाते हैं फिर बच्चे गलती नहीं करते दोबारा, ठीक। अच्छा चलो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा। लॉग साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ पहले तो। 1 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू 3 आ जाएगा, तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट 3 बाहर है, तो आंसर है 3 कॉट 3x, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, आप नहीं बताओगे, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, हाँ, लॉग नेचुरल x ln x, अरे ठीक है। अरे अब इतना सिंबल चिपका दोगे ना तो आत्मा बाहर आ जाएगी बच्चों के, ठीक है। कि सर मॉड भी लगा दिया, ये क्या क्या सी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा देख के चलो, ठीक है देवेंद्र, घबराओ नहीं, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। अब बायो है ना आपके पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इतना देखो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग नेचुरल एक्स, बाकी सब ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, ठीक है ना। वो तो लॉग नेचुरल है, मतलब बेस ई रहेगा, जाहिर सी बात है। लॉग लिखा होता तो हम मान के चलते भाई बेस 10 है ना। ये तो अंडरस्टूड है आयुष, क्या बात करते हो यार, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक और ग्राफ वगैरह बना के आइएगा। सपोज दैट आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ जरा इसका ग्राफ क्या रहेगा। y इक्वल टू 2x+3, बताओ जरा इसका ग्राफ क्या कैसा रहेगा। अरे स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, पर किधर रहेगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा? वो एक ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ग्राफ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 0,3 है। इंटरसेप्ट होता है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। इसको हम एम बोलते हैं। ये क्या होता है, 10 थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, दिस विल बी योर थीटा। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करें, बेसिकली 90 से कम है ना ये। थीटा जब 90 से कम होता है, 90 से कम में कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, 10 पॉजिटिव होता है। साइन और कॉट, साइन या कॉस नहीं होते हैं पॉजिटिव, क्या सब पॉजिटिव होते हैं भाई, सब होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे हम बनाते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब मैथ पढ़ानी पड़ रही है मुझे, देखो जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा फिर, है ना। इधर बताओ, टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इधर बताओ, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। थीटा देखो 90 से कम है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, इसको फर्स्ट के अंदर आना चाहिए। नहीं, थीटा 90 से कम, यहाँ देखो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 90, ये 180, फिर 270, और ये वापस घूम के कितना आ जाता है, 360 आ जाता है, ठीक है। तो 90 से कम है, मतलब फर्स्ट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा क्या रहेगा, 10 का थीटा क्या रहेगा, 10 थीटा रहेगा इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, मतलब स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा ये चीज, ठीक है। हंसा नहीं कर पाया करके बच्चे हैं, उनको नहीं अगर पता है कोई बात नहीं, ठीक है। 10 थीटा रहेगा बेटा उनका पॉजिटिव, ठीक है। ये कल नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज दैट, इधर देखो जरा, आप ऐसे ऐसे समझ चलो, डोंट वरी, ऐसे देखो, एक्स क्या कर, ये चीज पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में, तो मान के चलो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, y बराबर -2x+3, तो ये देखो माइनस दिख रहा है, माइनस का मतलब अब ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से चलेगा नेगेटिव। ये देखो y यहाँ पे ये प्लस में दिख रहा है आपको,
तो y से ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस, देखो मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो लाइन कैसी आएगी, ऐसे आएगी ये ग्राफ। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो जब ये लाइन नीचे आती है इसे कहा जाता स्लोप नेगेटिव, लाइन ऊपर जाती है इसे कहा जाता स्लोप पॉजिटिव, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं y बराबर -2x-3 लिख दूं। अब बताओ ये लाइन किधर जानी चाहिए। हाँ, अब देखो क्या दिख रहा है सर, माइनस है, मतलब नीचे तरफ तो आनी चाहिए और ये क्या, ये भी माइनस में ही है, तो ये किधर आना चाहिए, ये y, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये नीचे की तरफ है, यानी कि सर ये कहाँ है, इस तरफ है, और लाइन ऐसे आ रही है, मतलब ऐसी तो आ रही होगी ये चीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, वेरिएशन आप इजीली कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिख दूं y बराबर 2x-3 अगर लिखा है, अब बताओ, तो ये तो देखो प्लस में है, यानी पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी, बट ये क्या है, माइनस में, तो ये यहाँ पे नीचे वाले -3 से किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है। ठीक है, तो ये थोड़ा आइडिया आप लेके आना, है ना। ये जो यहाँ पे चीज लिखी होती है, ये चीज इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये चीज इस तरीके से यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये ग्राफ का अपन कल थोड़ा थोड़ा में काम रहेगा, इंटीग्रेशन का भी थोड़ा काम रहेगा, तो घबराना नहीं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए वहां पे पूछ लेना। ठीक है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, बट इतना चैलेंजिंग नहीं, ईजी चीजें हैं। ठीक है, एक दो बार मैं आपको बता दूंगा, आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हमने मैथ नहीं पढ़ी तो सर मुझे नहीं आएगा समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको समझ आता तभी सिलेबस में डाला गया है। थोड़ा सा पुश करेंगे, वरना बच्चे पहले से माइंडसेट बना के चलते हैं सर ये तो मैथ्स का पोर्शन मुझे तो आएगा ही नहीं, तो उसके लिए पढ़ते ही नहीं उसको, तो ऐसा ना करें, सवाल आसानी है, बस थोड़ा ट्राई जरूर करें। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है आज के क्लास में। हाँ, मैथ्स